चलिए दोस्तों, माधव पाल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को आपका मैराथन चला रहा हूं, आप लोगों की सीरीज़ चला रहा हूं। और अभी मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी ले लिया है आप लोगों का छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का, है ना। और आज ये छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का चौथा लेक्चर होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, आज हमारे माधव पहल एकेडमी में हम सारी चीज़ों को डील करेंगे। देखिए, माधव पहल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या करना है, स्टडी फ्रॉम योर होम। आपको अपने घर से स्टडी करना है, आपको कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह में रूम लेके रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से बैठेंगे, कोई नो टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन, स्टडी व्हेन यू वांट। इसमें कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 4 बजे क्लास करना है, 5 बजे ही करना है, 6 बजे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्लासेस रिकॉर्डेड करके आपके एप्लीकेशन दिया जाएगा। आपके एप्लीकेशन में गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसमें डाल दिया जाएगा और आप घर से बैठ के स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज मैं आपको क्या बताऊंगा, छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण निर्णय बताऊंगा जो 2022 और 2023 में लिए गए हैं। ठीक है, सारे डिसीजंस पे हम लोग बातें करेंगे। सब पे मैंने बहुत मेहनत किया है। एक वीडियो को बनाने के लिए 4 घंटा देना पड़ता है। पूरा PDF बनाओ, फिर कंटेंट रेडी करो, और ये सब मैं ही करता हूँ क्योंकि मेरे जो स्टाफ हैं वो खुद ऑलरेडी दूसरे काम पे लगे हैं। IT मैनेजर के पास इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास उतना टाइम ही नहीं है। सब बुक राइटिंग का भी काम चल रहा है, तो ये सब मैं करता हूँ। क्लास भी मैं लेता हूँ, ड्यूटी भी मैं करता हूँ। तो जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं करोगे? आप भी मेहनत करो और आप मुझसे भी अच्छे जगह जा सकते हो। मैंने जितने भी एग्ज़ाम निकाले हैं, मैं प्रॉपर चीज़ों को पढ़ा है तब निकला है। किसी भी चीज़ों को पढ़ने के पहले ये जानना पड़ेगा कि हम उसको छोड़े क्या चीज़ को छोड़ना है और कितना पढ़ना है। तो मैं सब चीज़ को शॉर्ट कर करके आपको बताऊंगा और उस हिसाब से अपन चर्चा करेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण निर्णय 2022-23 में जो हुआ था उस डिसीजन पे बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण की बात आई थी, इससे 100% क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के महत्वपूर्ण निर्णय को आज इसमें चर्चा करेंगे, देखेंगे। ठीक, जैसे कि अब मैं आप लेके जाता हूँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण पे बात उठी थी कि हम आरक्षण को कितना कर दें, तो 76% कर दें। इस मैटर पे बात आई थी और इसमें जब ये बात आई थी तो यहाँ पे विधानसभा में 2 बिल पेश किया गया था, 2 विधेयक पेश किया गया था। ठीक है, उन्हीं बिल और विधेयक के बारे में जानना है कि क्या पेश किया था, कब किया गया था, उसको सीखना है। देखिए, कब विधानसभा में ये पारित हुआ, सबसे पहला बात कब पारित हुआ, तो ये देखिए 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा में इसे पारित किया गया था। कब, तो 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा में क्या हुआ, ये पारित हुआ था। आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा है ना, क्लियर डेट वेट क्लियर दिख रहा है, बाकायदा दिख रहा है। तो 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा में क्या हुआ था, पारित हुआ था। ये बात अलग है कि राज्यपाल महोदया, हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया ने हस्ताक्षर नहीं किया। अभी तक इस पे विवाद चल रहा है। इस पे गवर्नमेंट ने प्रयास तो किया कि हम क्या करें, आरक्षण को 76% करके OBC को 27% दे दें। ठीक है, लेकिन ये बात जम नहीं पाई और ये हो नहीं पाया। और उस दिन 2 दिसंबर को 2 विधेयक, 2 बिल गवर्नमेंट ने प्रस्तुत किए थे। किसके द्वारा, CM साहब के द्वारा, CM बघेल के द्वारा 2 विधेयक पेश किए थे। क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए किस दिन 2 विधेयक पेश किए आरक्षण के साथ वाला मुद्दा में, तो वो 2 दिसंबर था। 2 विधेयक में पहला विधेयक क्या था, पहला था वो लोक सेवा विधेयक था। लोक सेवा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा विधेयक था, जिसमें ST SC OBC वर्गों के आरक्षण की बात कही गई थी। ST SC OBC वर्गों के आरक्षण की बात कही गई थी। पहला विधेयक को क्या कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा विधेयक। दूसरा विधेयक क्या था, ये तो हमने पहला देख लिया। अब दूसरा क्या था, तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में क्या है, आरक्षण संशोधन विधेयक। शैक्षणिक संस्था, जितने भी एजुकेशनल संस्थान हैं वहाँ पे आरक्षण में क्या किया था, संशोधन करके उसी नए आरक्षण के आधार पे उनको शैक्षणिक जो जितनी भी एजेंसी हैं जहाँ पे शिक्षा मिलती है उस जगह पे नए आरक्षण के हिसाब से क्या होगा, प्रदेश में आरक्षण के हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाए, शिक्षा दिया जाए। इस मैटर पे दूसरा यहाँ पे शैक्षणिक संस्था
विधेयक, संशोधन विधेयक को पेश किया गया था, परंतु ये सबका कोई महत्व ही नहीं हो पाया क्योंकि राज्यपाल महोदया ने क्या किया, हस्ताक्षर ही नहीं किया। अब इसमें किन किन स्थितियों के साथ आरक्षण का रोस्टर तैयार किया गया था, तो उस स्थितियों को देखिए। बोला कि एसटी को हम 32% ही देंगे, ये 32% की बात आई थी और ये प्रारूप में था। राजपत्र में प्रकाशित होने के पहले ही समझ लो ये बात ऐसा हुआ कि बात धारा का धारा रह गया। दूसरा, एससी कम्युनिटी को 13% और ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 4%, तो टोटल आरक्षण कहाँ पहुँच गया, 76% पहुँच रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का कुछ वर्गों के द्वारा विरोध भी हो रहा है, कुछ वर्गों के द्वारा समर्थन हो रहा है, कुछ राजनेताओं का भी समर्थन है, कुछ राजनेताओं का भी विरोध है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं और हस्ताक्षर नहीं हुआ तो कानून भी नहीं बन पाया। तो ये जान लो, इसके लिए विधानसभा में पारित का वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो 2 दिसंबर को ये विधानसभा में पारित हुआ था। आपको ये तिथि याद रखना है और सारा खेल इसी तिथि का है। 2 दिसंबर को विधानसभा में पारित हो चुका था। तो ये डेट आप याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। अब आगे मैं लिख चलता हूँ दूसरे सेगमेंट को। गवर्नमेंट की और डिसीजन क्या थी कि उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने, कि 1 जनवरी 2023 को पहले दिन ही गवर्नमेंट ने कहा था कि 4 सौगात वो दूंगा। बोले क्या, बोले कि 4 सौगात मैं देना चाहता हूं और उन्होंने 4 सौगात हमको सीएम बघेल ने दिया। पहला, उन्होंने कहा कि आधारभूत शिक्षा का जो बेसिक एजुकेशन होता है, ठीक है, उसी को आधारभूत शिक्षा बोलते हैं, उसकी प्रशिक्षण सहायता योजना, मतलब उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये वाला बात आ गया। ठीक है, तो आधारभूत शिक्षा के लिए है ना प्रशिक्षण सहायता योजना चालू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 1 तारीख को। कब चालू किया गया, तो ये 1 तारीख को चालू किया गया। याद आप रखेंगे, प्रशिक्षण सहायता योजना, है ना। इसमें क्या बातें हुई थी, इसमें देखना किस चीज़ के लिए प्रशिक्षण सहायता हुआ, ट्रेनिंग किसके लिए, तो 4वीं 5वीं के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो सैनिक स्कूल में और नवोदय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, कोचिंग की सुविधा देंगे। ठीक है, तो ये योजना भी आया इसमें, इसके तहत। किसके लिए, तो ये आया 4वीं और 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनको नवोदय में, सैनिक स्कूल इत्यादि में, ताकि वो भर्ती ले करके अपने बेसिक एजुकेशन को क्या करें, अच्छे जगह पे पूरा कर सके। दूसरा क्या बात आया, तो दूसरा बात आया कि पंजीकृत जो श्रमिक हैं, जो छत्तीसगढ़ भवन में अपना क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, उनको क्या होगा, सीएम के द्वारा सहायता योजना दिया जाएगा, मुख्यमंत्री सहायता योजना। तो इसके तहत इसमें जो पहले 10,000 रुपये मिलता था, अब उनको 20,000 रुपये मिलेगा, परंतु केवल उन्हीं को मिलेगा जो अपने आप को छत्तीसगढ़ भवन में क्या करेंगे, पंजीकृत करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। तो कितना, 10,000 के स्थान पे कितना मिलेगा, 20,000 उनको दिया जाएगा, लेकिन वो क्या हो, वो छत्तीसगढ़ भवन में वो रजिस्टर्ड हो, है ना। तो ये बात। तीसरा बात, श्रमिकों के बच्चे को जो पीएससी, बापम इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनको सरकार बोले कि हम उनको निःशुल्क क्या करेंगे, कोचिंग की सुविधा देंगे। ये योजना भी उन्होंने लाया कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है उनको हम देंगे, और इस हिसाब से कई कई जगह पे भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोचिंग संस्थान चला रही है। ठीक है, अब इसमें और एक नया और योजना आया। ठीक है, मेधावी शिक्षा योजना। ये देखिए 4थे नंबर का योजना को पढ़िए आप। 4थे नंबर का इसमें योजना और उन्होंने दिया कि मुख्यमंत्री छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम से इसको लॉन्च किया। किस नाम से, मुख्यमंत्री छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम से। अब देखना इसमें क्या किया, परिवर्तन कर दिया, और मुख्यमंत्री छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना था ना, उसको परिवर्तन करके क्या कर दिया, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना बना दिया। क्या बना दिया, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। मतलब इसकी नाम में परिवर्तन करके इस योजना को 1 तारीख को लॉन्च कर दिया, न्यू ईयर के दिन। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने बता दिया। अब अपन क्या करेंगे, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिसीजंस है जिसमें पर्यटन केंद्र के नाम को चेंज किया है, उस पर अपन बात करेंगे, उस पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे देखिए 3 प्रमुख स्थानों के बारे में बताऊंगा आपको, जिसके नामों में क्या हुआ, चेंजेस हुआ है, नामों में बदलाव हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है। पहला, चंदखुरी
जो है आपके रायपुर में, उसका नाम हुआ है माता कौशल्या धाम चंदखुरी। क्या नाम रखा? चंदखुरी का नाम हो गया है अब वर्तमान में माता कौशल्या धाम। कहाँ जाता रे? माता कौशल्या धाम जाथन। तब फर्स्ट ले समझ जइहा वो कहाँ जाते? तो चंदखुरी जाते। दूसरा है गिरौधपुरी। गिरौधपुरी का नाम हो गया है कहाँ जाता रे? तो बाबा गुरु घासीदास धाम जाथन। तो समझ जाना कि वो गिरौधपुरी जा रहा है। अब गिरौधपुरी का नाम क्या हो गया है? बाबा गुरु घासीदास धाम हो चुका है। तीसरा बड़ा परिवर्तन हुआ सोना खान के नाम पे। तो कहाँ जाथस रे? हम जाथन शहीद वीर नारायण सिंह धाम जाथन। अम्मा शहीद वीर नारायण सिंह ले जाके देखबो। मतलब अब सोना खान का नाम हो गया है शहीद वीर नारायण सिंह। गिरौधपुरी का नाम हो चुका है बाबा गुरु घासीदास धाम। चंदखुरी का नाम हो गया माता कौशल्या धाम। कई स्थान पे इसका नाम जो है चंदखुरी का नाम, नया नाम को कई स्थान पे माता कौशल्या धाम नगरी भी लिखा है, लेकिन नगरी शब्द नहीं लिखना है, माता कौशल्या धाम चंदखुरी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आप चंदखुरी डालोगे, यहाँ पे लास्ट में उसका नाम गिरौधपुरी डाल दोगे, यहाँ पे सोनाखंड डाल दोगे। ठीक है, तो चंदखुरी का नाम माता कौशल्या धाम, गिरौधपुरी का नाम बाबा गुरु घासीदास धाम, सोनाखान का नाम है शहीद वीर नारायण सिंह धाम। ठीक है, इतना आप जानोगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में ओपीएस जो है, ओपीएस को बोलते हैं, देखो समझना ओपीएस क्या होता है। पुरानी पेंशन स्कीम को गवर्नमेंट ने लागू किया। किसको? पुरानी पेंशन स्कीम। तो उसे कहते हैं ओपीएस। ओ मतलब होता है ओल्ड, पी मतलब होता है पेंशन, एस मतलब होता है स्कीम। ठीक है, इसी को कहते हैं पुरानी पेंशन स्कीम। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार पे जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया था, पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया था। किसके लिए? तो 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी लोग आए थे, ठीक है, उनकी पेंशन को इन्होंने क्या किया था, अटल बिहारी की सरकार ने, उसमें बीजेपी की सरकार ने उसने बंद कर दिया था। और उसने पेंशन व्यवस्था को ख़त्म करके कहा कि हम एकमुश्त राशि देंगे। ठीक है, हम पेंशन नहीं देंगे। ठीक है, इससे सरकार पे क्या होता है, कर बोझ बढ़ता है, टैक्सेशन बढ़ता है, करारोपण बढ़ता है। तो ओपीएस व्यवस्था को ख़त्म करने के बाद पूरे इंडिया में ओपीएस ख़त्म हो गया, जो पुरानी पेंशन स्कीम थी। और उसके जगह में आ गया क्या, उसके जगह में आ गया था एनपीएस आ गया था। एनपीएस मतलब नई पेंशन स्कीम, जिसे नवीन पेंशन स्कीम कहा जाता है। तो ये नवीन पेंशन स्कीम को हमारे भूपेश बघेल ने ख़त्म कर दिया और उसने कहा कि हमको उनके डिसीजन से कोई मतलब नहीं है, हम सत्ता में बैठे हैं तो हम सबको क्या देंगे, ओपीएस देंगे। क्योंकि ओपीएस से पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद, मतलब बुढ़ापे के बाद रोजी रोटी का सहारा होता है ओपीएस। अगर कोई व्यक्ति की इज्जत 60 साल 62 साल के नौकरी तक होती है, जैसे ही वो बेचारा रिटायर होता है उसके बाद में जीने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि जो पैसा मिलता है पीएफ से उसमें घर बना लेता है, शादी उदी कर देता है, या अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा लिखा के खर्चा कर देता है। तो ओपीएस अगर लागू रहता है तो फ़ायदा ये होता है, उसके रिटायरमेंट के बाद उसको लास्ट सैलरी का 50% उसको दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी एनपीएस में हैं, न्यू पेंशन स्कीम, हमको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में ये डिसीजन पूरे भारत में लिया गया था तब से ऐसा हो रहा है। हालांकि राजनेताओं को मल्टीपल पेंशन मिलता है, सांसद बना उसका पेंशन, विधायक बना उसका पेंशन। ठीक है, अपना बंद नहीं किया, हमारा बंद कर दिया, यह दिक्कत की बात थी। तो उसको भूपेश बघेल जी ने क्या किया, एक बड़ा डिसीजन लेते हुए ओपीएस चालू कर दिया। बोले सबको पेंशन मिलना चाहिए, जो देश की सेवा कर रहा है, जो राज्य की सेवा कर रहा है, सब पेंशन के अधिकारी हैं। तो भूपेश बघेल को धन्यवाद, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को आने वाले वर्षों में पेंशन व्यवस्था दिया, जिसे वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बंद किया था पूरे इंडिया में। तो जानना जरूरी है कि ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, सही और गलत आपको पता रहना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम इसका नाम है, ये न्यू पेंशन स्कीम नाम है। छत्तीसगढ़ में अभी एनपीएस लागू नहीं है, अभी ओपीएस लागू हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया। कब घोषणा हुआ, तो घोषणा किया 1 अप्रैल 2022 को। कब किया, 1 अप्रैल 2022 को। देखिए इसका पूछेगा घोषणा का तिथि, ये 1 अप्रैल को घोषणा हुआ था। 1 अप्रैल 2022 को क्या हुआ, तो इसमें घोषणा किया गया था इस दिन, बोला कि भाई मैं ओपीएस दूंगा। दूसरा, इसे अधिसूचित किया गया, राजपत्र में गैजेट ऑफ छत्तीसगढ़ में प्रकाशित कर दिया। कब अधिसूचित हुआ, कब अधिसूचना नोटिफिकेशन कब आया, तो ये 11 मई 2022 को आया। अप्रैल के बाद ठीक अगले महीना मई आता है ना, तो ये 1 के जगह में 1 और बढ़ा दो आप, 1 अप्रैल की जगह आप क्या कर दो, 1
की जगह 11 कर दो और ये कर दो मई कर दो। 11 मई 2022 को क्या हुआ, ये राजपत्र में अधिसूचित हो गया, प्रकाशित हो गया, है ना। तो राजपत्र में गवर्नमेंट के गैजेट में जैसे प्रकाशित हुआ तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। माना जाता है कि हाँ फाइनली राजपत्र में प्रकाशित हो चुका, ठीक। अब ओपीएस छत्तीसगढ़ में अधिसूचित हो गया, जिसमें क्या लिखा था कि इस योजना को, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम को हम कब से लागू करेंगे, तो 1 नवंबर को हमारा राज्य का सृजन दिवस है, तो हम उसी दिन 2004 से 1 नवंबर 2004 से इसे लागू करेंगे। तो 1/11/2004 नवंबर मतलब 11, इसी दिन से क्या किया गवर्नमेंट ने, इसे भूपेश जी ने लागू कर दिया, क्योंकि राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। तो 2004 से इन्होंने लागू इसलिए क्यों किया, क्योंकि बिहारी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था, 2004 से ही बंद कर दिया था कि बोला 1 जनवरी 2004 के बाद में जो भी आएंगे उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, उसके पहले के लोगों को मिलेगा। तो इसने एक बड़ी राहत देते हुए ये डिसीजन लिया। तो 100% इससे क्वेश्चन आएगा कि घोषणा कब हुआ, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, फिर 11 मई अगले महीना, तो ये तो बस एक ही महीना का गैप है। फिर 1/11, फिर से 1 और 11 को रिपीट कर देना तो याद हो जाएगा, पहले 1 फिर 11 फिर 1 और 11, ठीक है। तो 1 अप्रैल को घोषणा हुआ, 11 मई अगले महीना के 11 लगा देना, 1 के सामने 1 लगा देना, फिर यहाँ पे क्या करना, इन दोनों को उठा देना, 1/11/2004 से लागू। बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए आगे की योजना में मैं आपको लेके जाता हूँ। तो माधव पहल अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस से अगर जुड़ना है तो आप कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं, टेंशन मत लो, आप सीधा क्लास ज्वाइन करो, तुरंत हमारे टीम को मैसेज करो, आपको हमारी टीम संपर्क करेगी और आपको एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देगी। इतना ही मेहनत, इतने ही एफर्ट के साथ आपको मैं एक एक सब्जेक्ट को पेड क्लासेस में पढ़ाता हूँ। फ्री का कोई महत्व नहीं होता, मैं करके देख चुका हूँ। पढ़ना है तो पेड क्लासेस पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि पढ़ा सकें। इतनी एनर्जी, इतनी जज्बा, इतनी एक्सपीरियंस और इतना नॉलेज के साथ पढ़िए, ठीक है। तो देखिए लघु जल विद्युत नीति के अवधि को 10 साल बढ़ाया है अभी गवर्नमेंट ने, उसको अपन देखते हैं। लघु जल विद्युत नीति की अवधि में 10 साल की वृद्धि की गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब इससे हम लोग कुछ देखते हैं। वर्तमान में 25 मेगावाट के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना की अवधि को फरवरी 2022 में जो कि समाप्त हो रहा था, ठीक है, इसी को क्या किया, उसमें 10 साल बढ़ा दिया, है ना। तो वर्तमान में 25 मेगावाट के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना करना है, जिसके लिए अधिसूचना की अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो रही थी। अब उसको क्या किया गवर्नमेंट ने, बोला कि भैया हमको इसको तो 25 मेगावाट के लघु जल विद्युत परियोजना को स्थापित करना ही है। तो जब हम स्थापित करना ही चाहते हैं तो अधिसूचना जो समाप्त हो रही है उसको फिर क्या करो, 10 साल बढ़ा दो। तो उसमें 10 साल की वृद्धि हुई है। तुमसे पूछा जाएगा कि लघु जल विद्युत नीति में की अवधि में कितने वर्ष की वृद्धि हुई, तो तुम बताना लघु जल विद्युत नीति में 10 साल की क्या हुआ, वृद्धि हुई। और वर्तमान में कितना मेगावाट जल विद्युत परियोजना का संचालन हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो 75.65 मेगावाट इतना जल विद्युत परियोजना का संचालन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। 75.65 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का, इतने विद्युत परियोजना से हमको बिजली मिल रही है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको ले जाता हूँ छत्तीसगढ़ का एक ज़बरदस्त योजना, जिसे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम योजना कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको पहले बताऊँगा आदर्श महाविद्यालय के बारे में, उसके बाद मैं बताऊँगा आदर्श विद्यालय के बारे में। मतलब महाविद्यालय इन द सेंस लोग कंफ्यूज होते हैं, महाविद्यालय मतलब होता है कॉलेज, ठीक है। इसके ऊपर में विश्वविद्यालय, स्कूल में पहले विद्यालय, स्कूल को विद्यालय, फिर स्कूल के बाद जब कॉलेज जाते हो तो महाविद्यालय, महाविद्यालय के ऊपर में विश्वविद्यालय, जहाँ से कोर्स, सर्टिफिकेट ये सब एफिलेटेड होते हैं। चलिए यहीं तक बताऊंगा, फिर देखते हैं कितना टाइम हो गया। तकरीबन 20 मिनट हो गया, क्या 18-20 मिनट हो गया। देखिए आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय के बारे में आपको बताता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक। 2023 के प्रथम चरण में कम से कम 10 और नए स्कूल खोलना है। पहले ये बात को आप जान लीजिए, कम से कम
2023 को विभिन्न चरणों में बांटा गया है, जिसके पहले चरण में 2023 के मतलब नया साल के पहले चरण में 10 और अंग्रेजी मीडियम का स्कूल खोला जाएगा। ठीक, कम से कम बोल रहा है, कम से कम 10 और नया स्कूल खुलेगा आत्मानंद, क्योंकि जो गरीब बच्चे या गरीब माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ा पाते, उसके लिए भूपेश बघेल ने क्या किए हैं, उन्होंने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को लाया ताकि बच्चे इंग्लिश मीडियम से एक मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त कर सके। ठीक, अब आगे देखिए, आगामी 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, आगामी 3 वर्षों में सभी जिला मुख्यालय की बात हो रही है, जितने भी जिला मुख्यालय हैं हमारे पास में, है ना, सभी 33 जिला की बात हो रही है। तो आगामी 3 वर्षों में सभी जिला मुख्यालय में एक एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी खुलेगा। मतलब 3 सालों के भीतर, 3 वर्षों या 3 सालों के भीतर में क्या बड़ा परिवर्तन होगा। इसमें क्या होगा, एक एक सभी जगह पे एक एक इंग्लिश मीडियम का क्या खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, है ना, इंग्लिश मीडियम कॉलेज। जैसे कि आपने देखा आत्मानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला, वैसे ही आने वाले 3 सालों में इंग्लिश मीडियम का कॉलेज भी खुलेगा। वर्तमान में आत्मानंद स्कूल की संख्या कितना है, तो 247 स्कूल हो चुका है और इसमें इसी साल 10 और बढ़ेगा। ठीक है, तो 257 हो जाएगा। जब इसको आप 10+ कर दो तो 57 कर लेना, 257, है ना, 47 की जगह 57 हो जाएगा। तो ये कब होगा, तो ये पहले चरण में होगा, जिसमें पहले चरण में ये मैं बताया ना 2023 के प्रथम चरण में कम से कम 10 नए और स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो ये होगा, धीरे से होगा, है ना, इस साल। तो ये वर्तमान में कितने स्कूल है, तो हमारे पास में 47 टोटल 247 स्कूल है, इतने स्कूल है हमारे पास आत्मानंद के। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दंतेवाड़ा के ऊपर में, कि दंतेवाड़ा में, यहाँ पे इस शब्द को देखिए, दंतेवाड़ा में 100% मतलब 100% की बात कर रहे हैं, 100% जो वहाँ के हाई स्कूल हैं और वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उन दोनों को स्वामी आत्मानंद स्कूल बना दिया जाएगा, स्कूल का स्वरूप दिया जाएगा 100%। कहाँ का, तो दंतेवाड़ा का। जो भी थोड़े बहुत बचे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। 100% वहाँ के हाई स्कूल को और सेकेंडरी स्कूल को इंग्लिश मीडियम का स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया जाएगा। उसी रूप में आत्मानंद स्कूल के नाम से स्वरूप उसको दिया जाएगा, वैसे ढांचा दिया जाएगा। ठीक है, मॉडर्न स्कूल की तरह देखने को मिलेगा। तो वो 100% आत्मानंद स्कूल का क्या प्राप्त होगा, उसको स्वरूप प्राप्त होगा। देखने पे लगेगा कि हाँ यहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था है, सारी किताबें इंग्लिश में वहाँ पे भी मिलेंगे, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो। किस जिले की बात हो रही है, तो दंतेवाड़ा के समस्त हाई स्कूल की बात हो रही है या हायर सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आगामी समय पे होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसी साल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करंट अफेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इतने को आप लेके चलें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। अब मैं आपको बताऊंगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है उसके बारे में। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए। देखिए एक चीज़ याद रखना, एक तो ये कब घोषणा हुआ, तो ये 1 जुलाई को हुआ, 1 जुलाई को घोषणा हुआ। कब घोषणा हुआ, बोला कि सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है जिसका प्रयोग एक बार होता है वो नहीं चलेगा, बार बार यूज़ नहीं हो रहा है, बस इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसीलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसे प्रतिबंध कब लगा, तो 1 जुलाई को घोषणा कर दिया गवर्नमेंट ने। इसमें पूछा क्या जाएगा, 1 जुलाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक का चलन प्रदेश में पूर्णतः बंद कर दी जाएगी। ठीक है, इसकी घोषणा हो चुकी है 100 माइक्रोन से कम मोटाई की। तो ये क्वेश्चन ये है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कितने माइक्रोन से, तो 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक का चलन प्रदेश से क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल टाइम यूज़ होता है, बस पॉल्यूशन बढ़ता है और वो हमारे जितने भी गोवंशी हैं, पशु हैं, उनको नुकसान करता है। इसलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रतिबंध कब लगा, 1 जुलाई को। अच्छा, दूसरा अब देखना विधानसभा में, जो हमारा छत्तीसगढ़ का विधानसभा है वहाँ पे क्या हुआ है, एक थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है, उन्होंने नवीन व पूर्व वेतन के बीच में थोड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री का वेतन
विधानसभा अध्यक्ष का वेतन, उपाध्यक्ष का वेतन, सभी के वेतन में चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। तो क्या है स्लैब, मैं आपको बताता हूँ आपको, ठीक है। एक फ़ोटो दिखाऊंगा, उस स्लैब से आप समझ जाना कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो हमारा विधायिका है, ठीक है, वहाँ की पेमेंट के बारे में आपको समझना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो अध्यक्ष महोदय हैं विधानसभा के, उनका वेतन कितना, ये देखो, ये अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष। आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, हालांकि थोड़ा काला है, बाकी दिख रहा होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से हाँ आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा विधानसभा अध्यक्ष, इसका पेमेंट पहले कितना था, अब कितना है, कितना बढ़ा है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पेपर कटिंग से अगर कोई चीज़ अगर रखो लो, पेपर से अगर फ़ोटो अपलोड करो तो वो क्या होता है, थोड़ा काला आ जाता है। बाकी चीज़ों में तो हम मेहनत करते हैं, ये सब डाटा वाला चीज़ को आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। आपको एक अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, मेरी सिर्फ इतनी ही मंशा है। अगर डेली आपको मेरी करेंट्स पढ़ना है, रोज़ छत्तीसगढ़ के करंट पढ़ना है, एक एक चीज़ों को जानना है, फिर इंडिया को जानना है, तो आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, यूट्यूब आपको वीडियो सजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। देखिए, तो पहले कितना था, 1.32 लाख था अध्यक्ष महोदय का। स्पीकर का पेमेंट कितना था, 1.32 लाख। अब कितना हुआ है, 1.95 लाख रुपए पेमेंट। वृद्धि कितना हुआ है, 63,000 रुपये इस साल विधानसभा अध्यक्ष का वृद्धि हो चुका है वेतन में। तो वर्तमान में अगर पेमेंट कितना है बोला जाए तो 1.95 लाख रुपए इतना महीने का पेमेंट मिलेगा। ये चीज़ है विधानसभा अध्यक्ष का, ठीक। उपाध्यक्ष का पेमेंट कितना हो गया, तो डिप्टी है ना, जैसे स्पीकर का मैंने बताया, तो डिप्टी स्पीकर का कितना, तो विधानसभा उपाध्यक्ष का पहले 1.28 था, अभी 1.80 हो चुका है, ठीक है। सिर्फ 15,000 रुपये कम है, तो 80, 90, 5, 95, तो अध्यक्ष महोदय से सिर्फ 15,000 कम है। अभी इनके में 52,000 रुपये की वृद्धि हुई है। वो ना देखो तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष का पेमेंट कितना है, 1.95 लाख। उपाध्यक्ष का पेमेंट कितना है, विधानसभा उपाध्यक्ष का 1.80 लाख। अब देखिए, आता है कौन, हमारे सीएम साहब। सीएम साहब का पहले पेमेंट 1.35 लाख था, अभी पेमेंट कितना हो चुका है, तो ये हो चुका है 2.05 लाख, ठीक। 2.05 लाख, 70,000 रुपये की वृद्धि सीएम साहब के सैलरी में हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष का पेमेंट पहले 1.30 लाख था, अभी 1.90 लाख है। 60,000 रुपये की वृद्धि इसकी हुई है। जबकि जो मिनिस्टर हैं, जो मंत्री हैं, उनका पेमेंट 1.30 था, अभी 1.90 है, अर्थात 60,000 रुपये इनकी भी वृद्धि हुई है। मतलब नेता प्रतिपक्ष और मिनिस्टर दोनों, देखो, नेता प्रतिपक्ष को भी मंत्री का दर्जा मिलता है, इसीलिए इन दोनों का पेमेंट समान है। ये बात आप नोटिस करना, इन दोनों का 1.90, पहले भी 1.30 था, है ना, और इसमें आज 1.90 है। 60,000 रुपये की वृद्धि हुई है। तो नेता प्रतिपक्ष और मंत्री दोनों का पेमेंट समान है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। और जो संसदीय सचिव होते हैं, उनका पेमेंट जो है 1.21 लाख था, अभी 1.75 हो गया है, तो 54,000 की वृद्धि हुई है। विधायकों के पेमेंट पहले 95,000 हुआ करते थे, अब सीधा 65,000 बढ़ा दिया, तो अभी कितना हो गया, 1.60,000 हो चुका, ठीक है। तो 95,000 में 65,000 रुपये जोड़ दिया गया, तो 1,60,000 एमएलओ को वेतन मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है, इतना बड़ा स्लैब है, इसमें क्या देखना है, तो दो चीज़ें देखना। एक तो भैया, पहला आप दिमाग में बैठा लो, एक तो आपका मुख्यमंत्री को दिमाग में रखना है पहला, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब ये वाला, ठीक है। चलिए, मैं इसको समझा तो दिया, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में होंगी। एक है विधानसभा अध्यक्ष का ये जो है विधानसभा अध्यक्ष, उसका तनख्वाह सिर्फ सीधा इसको देखो कितना वृद्धि, उसको छोड़ो, 1.95 को दिमाग में रखो। एक है आपका मुखिया राज्य का, उसका है 2.05 लाख, ये दिमाग में रखो, कभी भी पेपर में पूछ सकता है, इतना बड़ा डिसीजन हुआ है, ठीक। एक है इसमें विधायकों का पेमेंट, विधायकों का पेमेंट कितना है, तो 1.60
इतना लाख रुपए है, 1,60,000 रुपये। ये 3 बातें आपके दिमाग में रखना है। अगर बहुत अच्छा हुआ तो ये नेता प्रतिपक्ष का रख लो, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का याद होगा तो मंत्री का भी याद हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 1,90 1,90 है, 60,000 की वृद्धि हुई है, इतना दिमाग में रखना। तो ये 3 डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ इसे में बायोफ्यूल जो पॉलिसी है, ठीक है, उसमें क्या बातें आई है, क्या संशोधन किया गया था बायोफ्यूल की पॉलिसी में, ये आप देख लो और समझ लो, ठीक। बायोफ्यूल पॉलिसी में क्या बात आया था। केंद्र सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की दिशा में बायोफ्यूल राष्ट्रीय, ये तो कट गया है यार, ठीक है। तो इस नीति को क्या किया था, मंजूरी दिया है कि भैया हमको बायोफ्यूल नीति में कुछ संशोधन करना है, ठीक है। तो इस संशोधन के अनुसार हुआ क्या, उसके लिए हमको थोड़ा सा देखना है। बाकी चीज़ें कटा है, मैं उसको अगली क्लास में कम करूँगा, PDF में ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये बस इतना ही करो, बाकी चीज़ें को मैं अपना फिर से बनाऊंगा, और जितना मेरी ज़रूरत थी, जितना मैंने बताया था, उतना आप यहाँ तक बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों को मैं आपको अलग से सेपरेट क्लास दूंगा और उसको मैं डील कर दूंगा, ठीक है। तो फिर वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है तो आप बिल्कुल क्या करें, 9575204321 आप इस पर कॉल करें, आप इसमें व्हाट्सअप करें, आप बिल्कुल इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ों को मैं सारा मैटर को क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2-3 अभी और मैं जोड़ूंगा, उसको जोड़ करके मैं क्लियर बता दूंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने बताया, सब इम्पॉर्टेंट है और उसी पे आप काम करें, उसी पे आप फोकस करें। ये सारा चीज़ आपका क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपका हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आपका ये चीज़ आपको मदद करेगा आपकी चीज़ों को सॉल्व करने को। तो ये ध्यान रखें, अगर आपको माधव पहल एकेडमी से पढ़ना है तो आप इस नंबर पे कॉल करें 9575204321, ठीक है। स्टडी फ्रॉम योर होम, नो टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन, स्टडी व्हेन यू वांट, जब आप चाहें तब आप पढ़ें, कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है समय का, आप अपने हिसाब से क्लासेस लें। और याद करें, आपको क्लास नहीं लेना है तो मत लें, लेकिन आपके घर के बच्चों को क्लासेस ज़रूर दें। जो आज के बच्चे हैं, कल के भविष्य हैं, उनको आप क्या करें, क्लासेस दें, उनको बताएं कि स्टडी का क्या महत्व है। आप ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, आपके भाई बहन छोटे बच्चों को अभी से तैयार करें। याद करें, अपने आप की स्थिति को देखें, आपके समय पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी सुविधाएं हैं। आज आपके पास में पूरी दुनिया, मतलब कहना चाहिए आपके मोबाइल पे है। तो आप इस टेक्नोलॉजी का लाभ लें, क्योंकि आप इस सुविधाओं से अछूते रहे हो अपने टाइम पे, और आज आपको मिल रहा है कब, जब समय निकल रहा है तब। तो अभी भी आपके बच्चों का टाइम, बच्चों के लिए टाइम है, अभी भी समय ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है। उनको आप अभी से स्कूल से ही 9वीं 10वीं कक्षा से ही तैयारी में लगा दो। इसमें कितना घंटा देना है, 1 घंटा देना है बस पढ़ने में, बाकी कुछ नहीं करना है। 1 घंटा 1.5 घंटा बस वो देखते रहेगा, पढ़ते रहेगा, चीज़ें सीखते रहेगा। स्कूल कॉलेज की परसेंटेज से आजकल कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने से। और वो कब आएगा, जब सही टाइम में आप इसको 8वीं 9वीं 10वीं से बच्चों को तैयार करना स्टार्ट करोगी। ये पहला चरण से ही PSC की तैयारी हो जाती है। जिस दिन आपने ठान लिया कि PSC व्यापम आपको प्रिपरेशन करना है, उसी दिन आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ोगे तभी होगा। आज आप सोचें, आज आपकी तैयारी यहीं से स्टार्ट। नियम तो यही कहता है, जैसे सोचे वैसे तैयारी स्टार्ट, वैसी रणनीति बनाओ और वैसे उसको फॉलो करो। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जितना करंट अफेयर बताया हूँ सब इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करें। हर दिन करंट पढ़ना है। तो आप इसका PDF अगर चाहते हैं, मान लो अगर आपको ये PDF चाहिए, तो आप माधव पहल एकेडमी के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद स्टडी मटेरियल में जाएँ, और वहाँ पर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का मैं क्या किया हूँ, फोल्डर बनाया हूँ, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते रहें। और याद रखें, जिसने एजुकेशन को हथियार बनाया है, छोटा मोटा काला गोरा जाति धर्म मजहब कोई मतलब नहीं रखा उसके सामने। जिसने एजुकेशन को हथियार बनाया है वो हमेशा ऊंचा रहा है। उसकी ऊंचाई दुनिया के सामने से बहुत ही, क्या बताऊं अब, उसको कोई नापा ही नहीं जा सकता। जिसने शिक्षा को औजार बनाया है उसे जीता नहीं जा सकता। जिसने शिक्षा को ऊंचाई बनाया है उसे छुआ नहीं जा सकता। जिसने शिक्षा को हवा बनाया है उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। इतना पावरफुल है, आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे। इतना ताकत है उस एजुकेशन में, इतनी समृद्धि उस एजुकेशन में, इतना पावर है उस एजुकेशन में, बशर्ते उस एजुकेशन को 100% के साथ तुम में देने की क्वालिटी होनी चाहिए, या तुम में देने की ललक होनी चाहिए। जिसने एजुकेशन
एजुकेशन को 100% दिया है वो अपने लाइफ में आज सेट हैं। मुझे ये एग्जांपल के रूप में ले लो, छोटा सा मैंने इतने एग्ज़ाम निकाले तब पीएससी दिया, अच्छे जगह पे वर्क कर रहा हूँ, यहाँ से बैठ के मैं अर्निंग कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टडी फ्रॉम होम कर रहा हूँ, आप लोगों को घर बैठे इतना बड़ा कोर्स दे रहा हूँ, इतने कम रेट में दे रहा हूँ। तो ये क्या है? इट इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन। और ये कब होगा? जब आप सोचेंगे और आप इसके लिए एक्शन लेंगे। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर क्रांति लाना है अपने घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, दोस्तों में, यारों में, कल्चर में, अपने व्यक्तित्व में, तो सोचें और एक्शन लें। जो सोचता है, जो एक्शन लेता है, वो आगे बढ़ता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। कोई दिक्कत नहीं, समाज आपको सेखी कहेगा, ज़्यादा बोलता है बोलेगा, या ज़्यादा पढ़ने की सोचता है, इसकी सोच बड़ी है बोलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर की रोटी तुमको ही कमा करके देनी होगी। ठीक है? और वो कैसे आएगा? एजुकेशन से। एजुकेशन केवल नौकरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई तैयारियाँ आपको हर क्षेत्र का जानकारी देता है। जैसे आप पीएससी की मुझसे तैयारी करते हैं, मैं आपको इतिहास भी बताऊंगा तो कल के बारे में जानोगे, संविधान बताऊंगा तो आज के बारे में जानोगे, भूगोल बताऊंगा तो देश के बारे में जानोगे, अर्थव्यवस्था बताऊंगा तो देश की जीडीपी के बारे में जानोगे, देश कैसे ग्रो करेगा, आप कैसे ग्रो करोगे, फैमिली कैसे ग्रो करेगी, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, ये सब सीखोगे। कला और संस्कृति बताऊंगा तो आप चीज़ों से जुड़ोगे। हर चीज़ों का अपना बेनिफिट है यार, एजुकेशन कभी भी नुकसान नहीं होता। हाँ, शिद्दत से निभाने की कोशिश की जाए, बस ये ज़्यादा मायने रखता है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।